गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस यानी कि एक पार्टी का प्रभुत्व का दौर, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुटों में तालमेल और सहनशीलता, ये गुट क्या होते हैं ये समझेंगे आज आप। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव के कारण उसे एक अद्वितीय ताकत मिली थी। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव के कारण उसे एक अद्वितीय ताकत मिली। प्रथम तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में सम्मिलित कर लेता था। जो भी आए मतलब दूसरे विचारधारा के लोग, कार्यकर्ता, मेंबर्स। इस वजह से गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से अपने आप को बचाना होता है। इस वजह से गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से अपने आप को बचाना होता है। अगर गठबंधन चाहता है, अगर कोई पार्टी चाहती है कि उसमें अलग अलग विचारधारा के लोग सम्मिलित रहे, तो उसे अतिवादी रुख नहीं अपनाना चाहिए। अतिवादी मतलब एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा, एक्सट्रीम विचारधारा। एक मध्य मार्ग की होकर चलना पड़ेगा। कोई एक्सट्रीम विचारधारा अगर नहीं रखेंगे, मध्य मार्ग को लेकर चलेंगे, तो ही गठबंधन सफल रह पाता है। और प्रत्येक मुद्दे पर संतुलन को बनाकर चलना पड़ता है। सुलह, समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की खासियत होती है। किसी भी गठबंधन की खासियत होती है सुलह समझौते के रास्ते पर चलना। सुलह समझौते मतलब हो सकता है विचारधाराओं में अंतर हो, इसकी वजह से अंतर विरोध भी हो सकता है। इसीलिए सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सबको समावेश करना, सर्वसमावेशी होना गठबंधन की खासियत होती है। इस रणनीति का कारण विपक्ष मुश्किल में पड़ा। कांग्रेस में बहुत से विचारधारा के नेता समाहित थे और उनके विचारों को भी जगह मिलती थी, जिसकी वजह से विपक्ष के पास कोई रणनीति ही नहीं होती थी। इसी रणनीति के कारण विपक्ष मुश्किल में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत स्थान मिल जाता। जब कांग्रेस के अंदर ही लगभग सभी विचारधारा के नेता सम्मिलित थे, तो ये कोई एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा लेके तो चल नहीं रही थी। और विपक्ष अगर कोई बात या कोई कार्यक्रम लाना चाह रहा है या कह रहा है कि हमारी ये विचारधारा, उससे पहले कांग्रेस अपने कार्यक्रम में उसे समाहित कर देती। जैसे कि समाजवादी पार्टी हमारी थी, वो समाज में समाजवाद लाना चाहती थी। जैसे कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ, कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में ये घोषित कर दिया कि समाजवाद की स्थापना करना उसका भी लक्ष्य है। तो विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा को कार्यक्रम में उसे तुरंत स्थान मिल जाता था। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी अधिक होती है। जैसे देखिए, अगर एक परिवार बड़ा है, एक बड़ा परिवार है, तो एक बड़े परिवार में आपने देखा कि सबके विचारधारा, एक बड़े परिवार में हर नेचर के लोग मिलेंगे आपको, अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे, पर वो एक परिवार तब तक एक होकर रह सकता है अगर वहाँ पे कोई एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा का नहीं है ना। एक तो अगर एक संगठन भी, पार्टी भी एक परिवार की तरह है। जैसे एक बड़ा परिवार है, अगर उसमें एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के लोग नहीं हैं, तो पार्टी, घर भी ठीक से चलता है और पार्टी भी। और वहाँ सहनशीलता की बहुत आवश्यकता होती है। सहनशीलता मतलब दूसरे के विचारों को सहन करना सीखना। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी अधिक होती है। विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई होती है। विभिन्न समूहों और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं की भी उसमें समाई हो जाती है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था और आज़ादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी वजह से अगर कोई समूह पार्टी के रवैये से अथवा सत्ता में मिले अपने हिस्से से नाखुश हो जाता, तब भी वो पार्टी में ही बना रहता। देखिए,
कांग्रेस के अंदर कांग्रेस आज़ादी के समय से ही सर्वसमावेशी थी। इसी वजह से अगर कोई समूह पार्टी के रवैये से अथवा सत्ता में मिले अपने हिस्से से नाखुश हो जाता, तभी वो पार्टी में ही बना रहता। मतलब पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने के बारे में मुश्किल से ही वो सोचते थे। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने के बजाय पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझते। दूसरे समूह मतलब एक पार्टी है, एक पार्टी में ही अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। पार्टी छोड़ के एक पार्टी को छोड़ के इसका अलग पार्टी बनाकर इसका विपक्ष बनने से तो बेटर है कि वो एक पार्टी के अंदर जो अलग विचारधारा है उन्हीं से लड़ते रहते थे, यानी कि वहीं पे संघर्ष करते थे, अपना संघर्ष को निपटाते थे। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका अपनाने की बजाय पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहते हैं। यही देखो, आपको गुट का आंसर यही मिल जाएगा। गुट क्या है? एक पार्टी कांग्रेस पार्टी है, एक पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्न समूहों को गुट कहा जाता है। जैसे हमने देखा, एक कांग्रेस पार्टी के अंदर शुरुआत में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी यही हैं और आपके स्वतंत्र पार्टी की विचारधारा के लोग भी यही हैं। बाद में इन्होंने अलग अलग पार्टियाँ बनाई, शुरुआत में अंदर ही थे। और आपके जो समाजवादी पार्टी है, स्वतंत्र पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, ये अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही पार्टी के अंदर हैं, तो ये गुट हो गए, ये गुट हैं। पार्टी के भीतर मौजूद विभिन्न समूहों को गुट कहा जाता है। अपने गठबंधनी स्वभाव की वजह से कांग्रेस का रवैया विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील था। अपने गठबंधनी स्वभाव की वजह से कांग्रेस का रवैया विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थे। अपने ही पार्टी के अंदर जो अलग अलग गुट थे उनके प्रति कांग्रेस का रवैया सहनशील था और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। जब सहनशील थी तो भी विभिन्न गुटों को पनपने का मौका मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों से कुछ विचारधारात्मक सरोकार के कारण बने। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकार के कारण बने, लेकिन प्राय गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तथा प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। कई बार तो विचारधारा अलग होने की वजह से अलग अलग गुट बने और कई बार अपनी राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पोस्ट पाने के लिए, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से या कंपटीशन की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से एक पार्टी के अंदर ही अलग अलग गुट बनते थे। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी के अंदर अलग अलग गुट हैं और एक दूसरे से कंटिन्यू लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ऐसे में पार्टी कमजोर हो जाती है। हमने देखा, अगर हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो कांग्रेस की एक बार टूट भी हुई थी, कांग्रेस एक बार टूटी भी थी। आने वाले 4th-5th चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे भी कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग आ गए थे। कांग्रेस टूट गया था, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ बन गई थी। पर यहाँ पर जो कांग्रेस के अंदर के गुट थे उससे कांग्रेस टूटने के बजाय मजबूत हो गई। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत साबित हुई। समझ आ रहा ना? कांग्रेस की कमजोरी नहीं बनी है गुटबाजी, यहाँ पर ये उसके लिए ताकत साबित हो गई, क्योंकि पार्टी के अंदर विभिन्न गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए जगह थी। क्योंकि पार्टी के अंदर विभिन्न गुटों की आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए जगह थी, इसी कारण विभिन्न हित तथा विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। पार्टी को छोड़कर नई पार्टी बनाने को इन नेताओं ने बेहतर नहीं समझा, यानी कि कांग्रेस के अंदर ही बने रहे, अलग अलग गुट में रहे, कांग्रेस के अंदर ही विचारधारा अलग होने के बावजूद भी कांग्रेस के अंदर ही बने रहे। कांग्रेस को छोड़कर अलग पार्टी बनाना इन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की ज़्यादातर प्रांतीय इकाइयाँ विभिन्न गुटों को मिलाकर बनाई गई थी। कांग्रेस की अलग अलग प्रांत में इसकी इकाइयाँ थी। कांग्रेस की ज़्यादातर प्रांतीय इकाइयाँ विभिन्न गुटों को मिलाकर बनाई गई थी। ये गुट भिन्न भिन्न विचारधारात्मक रवैया अपनाते थे। और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्यमार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियों द्वारा मुख्य रूप से कांग्रेस के भिन्न भिन्न गुटों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता था। दूसरी पार्टियों द्वारा
मुख्य रूप से कांग्रेस के भिन्न भिन्न गुटों को प्रभावित करने का प्रयत्न किया जाता था। इस प्रकार बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों एवं फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थीं। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक पार्टी के विकल्प के रूप में कोई अन्य पार्टी नहीं थी। शासक पार्टी के मतलब कांग्रेस पार्टी के शासक पार्टी के विकल्प के रूप में कोई अन्य पार्टी नहीं थी। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार कांग्रेस की आलोचना की जाती थी। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों द्वारा लगातार कांग्रेस की आलोचना की जाती थी। ये पार्टियां उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। ये पार्टियां उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की ये पद्धति शासक दल के अंदर संतुलन साधने के एक औजार के रूप में काम करती थी। इस तरह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कांग्रेस के अंदर ही चलती थी। इस मायने में देखा जाए तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका के साथ साथ विपक्ष की भूमिका भी खुद नहीं पाई। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है यहाँ पर, भारतीय राजनीति के किस कालक्रम को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यहीं से आपको एक क्वेश्चन बनाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाना है, भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हमने पढ़ा कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग गुट बने हुए थे जिनकी अपनी अलग अलग विचारधारा थे। इन दोनों गुटों का मतभेद हो सकता है, इन दोनों गुटों का मतभेद हो सकता है, इन दोनों गुटों का मतभेद हो सकता है। ये अपने मतभेदों को सुलझाते भी थे और एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करते थे, पर ये पार्टी छोड़ के अलग नहीं जाते थे। और कांग्रेस एक सहनशीलता का भूमिका निभा रही थी, सर्वसमावेशी नेचर था। तो इनके बीच में विचारधारा के अंतर को भी दबाया नहीं, पनपने ही दिया। अब जो विपक्ष की पार्टियां थी, अगर इसका कोई अपना कार्यक्रम है तो हो सकता है इसका कार्यक्रम इससे मैच कर रहा है। अगर विपक्ष में अगर कांग्रेस से अलग हट के कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी विचारधारा हो सकता है इस गुट से मैच कर रही है, इसकी विचारधारा हो सकती है इस गुट से मैच कर रही है। अगर अपना कोई ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती, उससे पहले ऐसे ही कार्यक्रम ये भी यहाँ पे समावेश कांग्रेस के अंदर ही है, तो अगर ये पार्टी कोई विचारधारा प्रस्तुत करना चाहती है तो वही कांग्रेस भी प्रस्तुत कर देती। अगर ये पार्टी कोई विचारधारा प्रस्तुत करना चाहती तो वो कांग्रेस भी कर रही है। तो यहाँ पर जो कांग्रेस से हट के पॉलिटिकल पार्टी थी, इनके पास कोई नई ऐसी विचारधारा थी ही नहीं जो कांग्रेस से अलग से हट के दे सके। और इतने समय विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष के पास 16 सीटें, उससे भी कम सीटें आई पहले चुनाव में, अगले चुनाव में भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हासिल कर पाए। तो हम देखते हैं कि पहले 3 चुनावों में कोई मजबूत विपक्ष तो था ही नहीं, कोई मजबूत विपक्ष था ही नहीं। अगर हम ये कहें कि पहले 3 चुनावों में कांग्रेस ही सत्ता पे है और कांग्रेस ही विपक्ष पे है, तो भी कोई गलत नहीं होगा। कांग्रेस ही सत्ता राज कर रही है और विपक्ष में भी यही है। विपक्ष में कौन है? यहाँ पर ये गुट एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में विचारधारा का अंतर है। तो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, विपक्ष जो पॉलिटिकल पार्टी, इनके पास बहुत कम सीटें थी, तो कांग्रेस ने खुद ही सत्ता पे रही और खुद विपक्ष की भूमिका निभाई। तो इस भारतीय राजनीतिक इस कालखंड को हम कहते हैं कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। तो बच्चे आप यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पैराग्राफ जो है आपके एग्जाम में भी आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, भारतीय राजनीति के किस कालखंड को हम कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विपक्षी पार्टियों का उद्भव, यहाँ से हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।
थैंक यू बेटा।